सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है, हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है, सेकंड पार्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, जिसमें वी विल मोस्टली बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट डिसऑर्डर्स इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है। कल हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड लिटिल बिट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट वी हैव सीन इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज जाके वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आज का जो टॉपिक है वो इजिली समझ आ जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। सो अब टाइम वेस्ट किए बिना आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो आज का टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। सो द फर्स्ट डिसऑर्डर व्हिच वी गोइंग टू कवर इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, सो आप सभी को पता है, इट्स लाइक अ वेरी कॉमन टर्म बीइंग यूज्ड। सो हाइपरटेंशन क्या होता है? तो सी हाइपरटेंशन, इफ द सिस्टोलिक बीपी, if the systolic BP is more than 140 mm of Hg and diastolic is more than 90 mm of Hg, so that is hypertension। ठीक है। बट ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हम नहीं दे सकते कि किसी का बीपी अगर 140 से ऊपर है और 90 से ऊपर है, तो हम वी कैन नॉट ऑलवेज से दैट इट इज हाइपरटेंशन। नो, देयर आर डिफरेंट classification in which this is being put. Something known as pre-hypertension is there, something known as hypertension, stage 1, stage 2, and then crisis, hypertensive crisis। so ये बहुत सारी चीजें होती है। so that classification also we will see। ठीक है। बट जो नॉर्मल लेवल ऑफ बीपी से रेस्ड लेवल है बीपी का, दैट इज नोन एज हाइपरटेंशन। वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट। ठीक है। सो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले आते हैं इसेंशियल या इडियोपैथिक। सो इडियोपैथिक जिसका एग्जैक्ट कॉज समथिंग विच इज नॉट नोन टू अस, एग्जैक्ट कॉज जो है वो हमें पता नहीं है। ठीक है। देन द सेकेंडरी वन विच इज द रीनल, वेस्कुलर एंड फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है। सी सेकेंडरी वन मतलब कोई रीनल डिजीज है, वेस्कुलर कोई ब्लड वेसल का डिजीज है, या फियोक्रोमोसाइटोमा है। दिस इज दी व्हाट टू से ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। सो एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है ये, जिसमें एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन बहुत बढ़ जाते हैं। पेशेंट इज हैविंग हाई लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जिसमें डायस्टोलिक प्रेशर जो है। अच्छा, अब ये मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन एक ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें जो डायस्टोलिक है, जिसका नॉर्मल जो है वो 80 होता है, इट इज मोर देन 140 mm ऑफ Hg, सो इट इज वेरी वेरी हाई। ठीक है। ओके। नाउ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? सेरेब्रोवेस्कुलर अटैक हो सकता है जब इतना हाई बीपी है, तो सेरेब्रोवेस्कुलर अटैक आएगा, ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है और हेमरेज हो सकता है ब्रेन में। ठीक है। दिस इज द वन थिंग। एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है, लेफ्ट, क्योंकि इतना ज्यादा आयोटा को इतना ज्यादा वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप नहीं हो पा रहा। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लड गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड बचेगा तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है। मतलब वो साइज में इंक्रीज हो जाएगा, डायलिटेशन हो जाएगा, एंड देन इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली लाइक दैट। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हार्ट फेलियर एंड द अदर वन इज रेटिनल डैमेज। ये 3-4 चीजें हो सकती है। ठीक है। नोट, WHO रिकमेंड्स सॉल्ट इनटेक टू लेस देन 5 ग्राम्स पर डे। ठीक है। 5 ग्राम पर डे में, 5 ग्राम से ज्यादा हमें व्हाट टू से दिस सॉल्ट इनटेक नहीं करना है एज पर दी WHO रिकमेंडेशंस। ठीक है। एम आई क्लियर विद दिस? ओके। Now coming to the classification of blood pressure. See, this is what I was talking about previously, classification of blood pressure। ठीक है। ब्लड प्रेशर की क्या क्लासिफिकेशन होती है? नॉर्मल अगर हमारा सिस्टोलिक लेस देन 120 है एंड डायस्टोलिक लेस देन 80 है, दैट इज नॉर्मल। एवरीवन शुड पे अटेंशन हियर। Pre-hypertensive is if it is systolic is between 120 to 139 and diastolic is between 80 to 89, that is pre-hypertension। हाइपरटेंशन कब है? जब 140 से ज्यादा है और 90 से ज्यादा है। ठीक है। सो यही हमने स्टार्टिंग में अपना डेफिनेशन में भी यही चीज डिस्कस करी थी यहाँ पे। ठीक है। ओके। नाउ स्टेज वन कब है? जब सिस्टोलिक इज बिटवीन 140 टू 159 एंड द डायस्टोलिक इज बिटवीन 90 टू 99। ठीक है। स्टेज 2, इफ सिस्टोलिक इज मोर देन 160 एंड डायस्टोलिक इज मोर देन 100। ओके। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अगर डायस्टोलिक 180 से ज्यादा हो गया और अगर सिस्टोलिक जो है 110 से ज्यादा हो गया, देन दिस इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। और अगर हमारा डायस्टोलिक वाला जो बीपी है, डायस्टोलिक बीपी है, ये मोर देन 140 हो जाता है, दैट इज मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ठीक है। दिस इज वेरी डेंजरस। डायस्टोलिक बीपी 140, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है। अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस। सो मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस वी हैव सीन, एंड व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, जो कि व्हाइट कोट देखकर, यू हैव सीन, बच्चों में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि व्हाइट कोट देखकर दे डेवलप एंजाइटी।
सो उनको व्हाइट कोट एंजाइटी होती है। उसी तरह से देयर इज अ टर्म नोन एज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। ठीक है, सो आई होप ब्लड प्रेशर के बारे में ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हाइपरटेंशन क्या होता है। उसके क्लासिफिकेशन याद रखना बहुत जरूरी है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं इसकी, और व्हाट एंड ऑल आर दी ब्लड प्रेशर क्लासिफिकेशंस, मतलब क्यों हो रहा है, किस वजह से, वो सब। ठीक है, इनटेक जो है सॉल्ट का शुड बी लेस देन 5 grams पर डे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंडीशन विच इज कॉर पल्मोनेल। कॉर पल्मोनेल क्या होता है, सी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं पहले तो। लंग डिसऑर्डर सच एज पल्मोनरी lung disorder such as pulmonary artery hypertension leads to dysfunction and dilatation of the right ventricle। ठीक है, होगा क्या, I'll tell you, you can see this diagram, यहां से देखते हैं। ठीक है, see this is a normal heart, ये हमारा नॉर्मल हार्ट है। ठीक है, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल। एम आई क्लियर विद दिस। अब होगा क्या, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि क्रॉनिक लंग डिजीज की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से, अब एक पेशेंट है उसको क्रॉनिक लंग डिजीज है, कोई लंग का प्रॉब्लम है, काफी लंबे समय से चल रहा है, कुड इट बी COPD, एम्फाइसीमा, कुछ भी है। ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर लंग डिजीज की वजह से जो लंग्स है उनमें हाइपोक्सिया की स्टेट बन रही है, लो ऑक्सीजन लेवल की स्टेट बन रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पल्मोनरी वेसल्स का वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, क्यों वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, सी क्रॉनिक लंग डिजीज है, लंग्स की पैथोलॉजी जो है वो ऑल्टर्ड है, लंग हाइपोक्सिक स्टेट में है, तो उसकी जो पल्मोनरी वेसल्स है वो वेसोकंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। अब अगर पल्मोनरी वेसल्स वेसोकंस्ट्रिक्ट कर गई तो उनका हाइपरटेंशन, मतलब वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, बिकॉज डायमीटर गॉट रिड्यूस्ड, कंस्ट्रिक्शन हो गया है, डायमीटर कम हो गया है, सो फोर्स और प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा। ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन प्रेशर को राइट वेंट्रिकल में बढ़ा देगा, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी, राइट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन एंड फेलियर एंड लीडिंग टू कॉर पल्मोनेल। ठीक है, जिसको नहीं समझ आया मैं एक बार यहाँ पे अच्छे समझा देती हूँ। See, this is our ठीक है, ये मान लो हार्ट है। ठीक है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये वेंट्रिकल है नीचे वाला, तो ये जो हमारा वेंट्रिकल है, ठीक है, एवरीवन शुड पे अटेंशन हियर, ये वेंट्रिकल है, यहां से ब्लड पंप करता है इस वाली वेसल में। सी कैन सी हियर प्रॉपर्ली, ये यहां से इस वेसल में ब्लड को पंप करेगा। ये कौन सी वेसल है, ये यहाँ पे वेसल है, ये ऐसे जाके इधर को। ठीक है, ये कौन सी वेसल है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, तो ये यहां से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड भेज रहा है हार्ट, इतना तो हम सबको पता है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है ये कहाँ से कनेक्टेड है, ये लंग्स में कनेक्टेड है। एंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि लंग में कोई ना कोई हमें डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रखा है। तो क्या इस पल्मोनरी आर्टरी का भी वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, फिर लंग से कनेक्टेड है ना, तो अगर लंग वेसल्स का, पल्मोनरी वेसल्स का अगर वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रखा है, इट मींस पल्मोनरी आर्टरी का भी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रखा है। तो उस कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, दिस वन, इस लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा टू पंप द ब्लड अगेंस्ट दैट कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल विच इज हैविंग अ हायर ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो जो पल्मोनरी वेसल विच इज द पल्मोनरी आर्टरी ऑल्सो, उसका जो हाई ब्लड प्रेशर है उसके अगेंस्ट हमें लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड को पंप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होता है कि वो इतना ब्लड पंप कर नहीं पाता, बहुत सारा ब्लड जो है वो लेफ्ट आउट रह जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से उसका हाइपरट्रॉफी एंड डायलिटेशन हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस डायग्राम में ज्यादा क्लियरली चलेगा। तो यहाँ पे जितना भी ब्लड है ये ट्राई कर रहा है इधर पंप करे और ये हमें लेके ये उधर तक जाए, लंग्स तक जाए। ठीक है, बट लंग्स में क्या होता है कि ऑलरेडी वेसोकंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है उसकी वेसल्स में, जिसकी वजह से इस वेसल में भी वेसोकंस्ट्रिक्शन है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा इधर। अब अच्छे से अगर ब्लड पंप नहीं हो रहा तो बहुत ज्यादा ब्लड की इधर पूलिंग हो जा रही है और ये हाइपरट्रॉफी हो रही है। ठीक है, सो आप डिफरेंस बहुत क्लियरली देख सकते हैं दोनों इमेजेस में कि नॉर्मल हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल कैसे, राइट वेंट्रिकल कैसे दिख रहा है, और जिसमें डायलिटेशन है, एनलार्जमेंट है, हाइपरट्रॉफी, उसमें कैसे दिख रहा है। ठीक है, सो क्या क्या होगा, लंग डिजीज, हाइपोक्सिया, इसका इफेक्ट हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इंक्रीज्ड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकल डायलिटेशन एंड फेलियर, सिस्टमिक वीनस कंजेशन। सो ये सब चीजें होंगी। ठीक है, so this is all about core
पल्मोनेल, ठीक है। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है? एनलार्ज्ड नेक वेन्स एंड प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। सी एनलार्ज्ड नेक वेन्स क्या होगा? अब राइट वेंट्रिकल, सी जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वहां पे ऊपर अपर बॉडी से भी वेन्स के थ्रू और लोअर बॉडी से भी वेन्स के थ्रू ब्लड आता है और फिर वो ब्लड लंग्स में जाता है। ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, सबको क्लियर ही होगा, ठीक है। अब जो ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है ब्रेन के थ्रू, हमारी जुगुलर वेन्स जो ब्लड लेकर आ रही हैं, ठीक है, वो ब्लड प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा लंग्स में, है ना। यहाँ पे हमने देखा ना कि ये वाला जो ब्लड है ये प्रॉपरली लंग्स में पंप नहीं कर पा रहा, क्योंकि इधर क्या है? हाइपरटेंशन है, तो यहाँ पे ब्लड बच जा रहा है। तो ये ब्लड आ कहाँ से रहा है? हमारी जुगुलर वेन से आ रहा है, हमारी बॉडी के नीचे लोअर वेन से आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारी ऊपर वाली वेन से आ रहा है ना, यहाँ पे नेक से जो हमारे ब्रेन वाला ब्लड नीचे आ रहा है, अगर हम वो वेन्स देखेंगे तो उसमें व्हाट टू से एनलार्ज्ड नेक वेन्स होंगी, ठीक है। नेक में एनलार्जमेंट होगा बिकॉज पूलिंग ऑफ ब्लड है, ब्लड आगे नहीं जा रहा हाइपरटेंशन की वजह से, तो वहां पे पूलिंग हो रही है ब्लड की। तो आपको जो हमारी नेक वेन्स है वो क्या दिखेंगी? एनलार्ज्ड दिखेंगी, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन होगा। प्लूरल इफ्यूजन का क्या मतलब है? कि जो हमारे लंग्स की प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, प्लूरल स्पेस है, उसमें एक्यूमुलेशन होगा फ्लूइड का, ठीक है। ओके इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? पल्मोनरी आर्टरी का हाइपरटेंशन कम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे और रेस्ट करने को बोलेंगे। प्राइमरीली हम क्या करेंगे? जो हमारे लंग की प्रॉब्लम है उसको कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है। सो आई होप ये कॉर पल्मोनल समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जब भी आपने सुना होगा तो आपने कोरोनरी आर्टरीज द आर्टरीज ऑफ द हार्ट विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, ठीक है। याद रखना कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज देयर आर टू टर्म, आर्टेरोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ये दो टर्म्स है जिसमें हम बहुत ज्यादा हर बार कंफ्यूज होते हैं। पेपर में अगर पूछ भी लिया तो इतना कंफ्यूजन होता है कि वी डू नॉट नो व्हाट टू राइट व्हाट नॉट टू राइट, ठीक है। सो सबसे पहले आप ये चीज देखो कि जो हमारा ये आर्टेरोस्क्लेरोसिस है, आर्टेरो दैट इज रेफरिंग टू द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज का हार्डनिंग हो जाना मतलब हार्डन हो जाना इज आर्टेरोस्क्लेरोसिस। बट जब हम एथेरोस्क्लेरोसिस की बात कर रहे हैं, सो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? रेफर्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड इन द ब्लड वेसल्स मेनली अफेक्ट यूनिका इंटिम ऑफ द मीडियम साइज्ड एनलार्ज्ड आर्टरीज, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये हमारी जैसी ब्लड वेसल्स है ना, तो हमने सुना है कई बार ऐसे नैरोइंग डाउन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाता है, इस तरह से लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाता है जो हम मेनली देखते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। बिकॉज जैसे यहाँ पे ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे सपोज मान लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लिपिड बढ़ गया, है ना, उसका डिपोजिशन हो गया, तो यहाँ से जो ब्लड जा रहा है उसका पाथवे कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। ब्लड अच्छे से यहाँ से नहीं जा पाएगा बिकॉज कॉन्स्ट्रिक्शन है, पाथवे जो है जाने के लिए वो कम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हार्ट तक ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पाता, हार्ट मसल्स तक ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो प्लेक बन रहा है ये है किस चीज का? तो हमने 3-4 टर्म्स पढ़ी होंगी, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, ठीक है। एचडीएल जो होता है हमारा वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो एलडीएल है ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, ये इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे चिपक जाता है ब्लड वेसल्स के साथ और उनको नैरो करता है। लेकिन जो एचडीएल है वो इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश करता है और इसको भी कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो ये जो एचडीएल है ये हमें ज्यादा चाहिए हमारी बॉडी में और हमें एलडीएल कम चाहिए, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 200, ठीक है। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इंक्रीज हो रहा है, लिपिड प्रोफाइल हमने देखा होगा पेशेंट्स में बहुत ज्यादा ऑल्टर होती है, उसकी वजह से ये प्लेक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो जब ये प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, तो उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। दैट टर्म इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये प्लेक बन जाता है इनर वॉल ऑफ आर्टरीज में, लिपिड प्लेक, ठीक है। सो इस तरह से आप यहाँ पे भी देख रहे हो, ये नॉर्मल आर्टरी है, ये थोड़ा थोड़ा फैटी स्ट्रीक्स आ रहे हैं, ये पूरा एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन गया जिसमें क्या क्या है? कोलेस्ट्रॉल है, नीचे देखो कोलेस्ट्रॉल है और कैल्शियम है, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम में बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। और फिर आर्टरीज को नैरो करेंगे और ये बिल्कुल ही नैरोड आर्टरी है, ठीक है। अभी आर्टेरोस्क्लेरोसिस क्या है? थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द आर्टेरियल वॉल, आर्टेरियल वॉल की हार्डनिंग हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आर्टेरियल वॉल हमने पढ़ा है 3 उनकी लेयर होती है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। फर्स्ट वन इज एंटीमा, सेकेंड वन इज मीडिया, थर्ड वन इज एडवेंटिशिया, ठीक है।
एडवेंटिशिया। तो ये हमारी 3 से 3 लेयर है हमारी आर्टरी की, ठीक है। ये 3 लेयर आपस में बहुत ज्यादा थिकन हो जाती हैं और इनका ये जो हमारा ओपनिंग है ब्लड वेसल का, ठीक है, ये जो स्पेस है इसको छोटा कर देती हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने नॉर्मल आर्टरी हैं इस वाले में, और यहाँ पे कैसे हमारा एंडोथीलियम एक्स्ट्रा ग्लो कर जाता है, स्मूथ मसल इलास्टिक टिश्यू, और ये जो हमारी स्पेस है इसको बहुत ज्यादा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है, टाइटन हो जाती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, ठीक है, थिकेंड हो जाएंगे और हार्डन हो जाएगी। ये होती किस वजह से है? ये हमारा एजिंग की वजह से होती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, डायबिटीज की वजह से, इन्फ्लेमेशन, स्मोकिंग और बाकी कुछ रिस्क फैक्टर्स उनकी वजह से होती है, ठीक है। जबकि ये वाली जो कंडीशन है आप तब देख रहे हो जब आपका लिपिड प्रोफाइल खराब है, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रखा है, ठीक है। सो ये 2 चीजें क्लियर हो गई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न, ठीक है। तो ये हार्ट अटैक के हमारे रिस्क फैक्टर्स बनते हैं दोनों ही, ठीक है। अभी हम एक कंडीशन देखेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, ठीक है। हम जब भी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आता है विच मीन्स कि हार्ट अटैक आता है, तो हम उसमें एक चीज देखते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस वर्ड इज बीइंग कॉमनली यूज्ड। तो जो चेस्ट पेन होती है एमआई के टाइम पे, जो चेस्ट पेन होती है, जरूरी नहीं है एमआई के टाइम पे हो, उसके पहले सिम्टम्स में भी होती है जब हमें प्लेक फॉर्मेशन जब है और जब चांसेस है वो पर्सन टू गेट एमआई, तो उस टाइम पे भी हमें एंजाइना पेक्टोरिस वाली पेन होती है, ठीक है। तो वो जो चेस्ट पेन है दैट पेन इज नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस, जो हमारे जॉ की तरफ को रेडिएट होती है, हमारी लेफ्ट आर्म की तरफ को रेडिएट होती है और बैक पे रेडिएट होती है, ठीक है। सो दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस। इसके 3 टाइप्स हैं। वी हैव गॉट स्टेबल एंजाइना, वी हैव गॉट वेरिएंट और प्रिंस मेटल एंजाइना, एंड देन वी हैव गॉट अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। तो स्टेबल क्या है? अकर ड्यूरिंग एक्सर्शन, वर्कलोड, रिलीफ बाय रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। ये तभी होगा जब आप बहुत ज्यादा हैवी वर्कलोड कर रहे हो, हैवी वर्क कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तभी होगा। रेस्ट करोगे तो रिलीव हो जाएगा और आप नाइट्रोग्लिसरीन लोगे तो भी, दिस इज अ वेजोडाइलेटर, स्पेशली वीनस वेजोडाइलेटर है नाइट्रोग्लिसरीन, वेन्स को वेजोडाइलेट करता है, तो भी आपका क्या है, सिस्टम पूरा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। दैट इज स्टेबल। कि दिस इज ऑल्सो प्री सिम्टोमेटिक टू एमआई, मतलब अभी एमआई हुआ नहीं है तो आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, यू शुड गेट इट चेक्ड वेरी अर्ली, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक चीज, stable angina. Now next one is Prince metal angina. This is caused by the vasoconstriction in the coronary artery, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी का वेजोस्पाज्म हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है उनका वेजोस्पाज्म हो रहा है, खुद ही उसमें स्पाज्म हो रहा है। कुछ एक्सटर्नल लिपिड लिपिड का उसमें कुछ भी एक्यूमुलेशन एंड ऑल नहीं है, बट उसका खुद ही स्पाज्म हो रहा है, दैट इज प्रिंस मेटल। उसकी वजह से जो हमें रिलीफ अनरिलीफ देखने को मिलता है, चेस्ट पेन देखने को मिलती है, दैट इज प्रिंस मेटल एंड वेरिएंट, ठीक है। ये भी नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीव हो जाएगी, वेजोडाइलेटर से और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से ये रिलीव हो जाएगा। एम आई क्लियर? सो ये हो किस वजह से रहा है? आर्टरीज के वेजोस्पाज्म की वजह से। नाउ कमिंग टू द अनस्टेबल एंजाइना। ये जो अनस्टेबल एंजाइना है दिस इज कॉज्ड बाय एक्यूट प्लेक चेंजेस, प्लेक फॉर्मेशन होगा उसकी वजह से होगा, रेस्ट में भी होगा, ये नॉट रिलीव्ड बाय एक्टिविटी, वार्निंग साइन फॉर एमआई, ठीक है। कुछ भी आप कर लो ये रिलीव नहीं होगा, इसमें ये प्लेग की वजह से हो रहा है, ये जो प्लेग यहाँ पे बना था इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इज वार्निंग साइन फॉर एमआई, एमआई के लिए एक वार्निंग साइन है, ये एक्टिविटी मतलब कुछ भी आप कर लो उससे भी रिलीव इसका नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल एंजाइना। तो 3 तरह के एंजाइना पेक्टोरिस होते हैं, स्टेबल, वेरिएंट विच इज ऑल्सो नोन एज प्रिंस मेटल, एंड देन द अनस्टेबल वन, ठीक है। ओके, कोरोनरी आर्टरी इंटरवेंशन। अभी प्लेग बन गया है, इतना सब कुछ हो गया है, तो उसके लिए हमें कुछ इंटरवेंशन तो करने पड़ेंगे ना, तो उन इंटरवेंशन को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी इंटरवेंशन, ठीक है। सो जिसमें हमारा फर्स्ट आता है, जो जितने भी हम कोरोनरी आर्टरी इंटरवेंशन पढ़ रहे हैं उसमें हमारा फर्स्ट इंटरवेंशन है पीटीसीए, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन पीटीसी, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या करेंगे, नैरो आर्टरी है हमारे पास, इतना ज्यादा देखो प्लेक फॉर्मेशन हो गया है, पूरी आर्टरी जो है वो नैरो हो गई है। ये कोरोनरी हमने लास्ट वीडियो में भी है ऑल्सो सीन द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, कोरोनरी ब्लड वेसल्स, पूरी ब्लड वेसल्स के नाम हमने डिटेल में पढ़े थे। तो जैसे यहाँ पे जो जूम्ड इन करके बताया है, ये हमारी डायगोनल ब्रांच है ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी लेफ्ट एंटीरियर, ये हमारी है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी,
और ये उसकी फर्दर ब्रांचेस हैं, ठीक है। सो दीज आर द डायगोनल ब्रांचेस। सो ये डायगोनल ब्रांच है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की, ठीक है, उसमें हमारा ब्लॉकेज है, ठीक है। तो अभी ये प्लेग बिल्टअप हो गया है, आर्टरी बहुत ज्यादा नैरो हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या किया, बलून कैथेटर इंसर्ट किया और यहाँ पे हमने ये बलून कैथेटर को फेमोरल आर्टरी से हम डालते हैं, हमारे थाइस के पास फेमोरल आर्टरी से हम अपना एक्सेस लेंगे वेन्स का, आर्टरीज का, और फिर हम ये डालेंगे और ये हमारे हार्ट की ब्लॉक्ड वेसल तक पहुंचा देंगे। यहाँ पे बलून पहुंचा दिया और फिर हमने इस बलून को इन्फ्लेट कर दिया, ठीक है। द बलून इज इन्फ्लेटेड टू कॉम्प्रेस दी प्लेग अगेंस्ट दी आर्टीरियल वॉल। अब ये प्लेग जो है कॉम्प्रेस हो गया है, ठीक है। सी, अब हम इस बलून को निकाल लेंगे। बलून इज रिमूव्ड, आर्टरी इज वाइडर एंड द ब्लड फ्लो इज इम्प्रूव, ठीक है। अभी हमने बलून निकाल लिया। कई बार हम क्या करते हैं, बलून निकालने के बाद ना एक ऐसे क्रिस क्रॉस करके एक स्टंट होता है, उस स्टंट को हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। वो स्टंट क्या करता है, ब्लड को पास करने के लिए अलाउ करता है। इट विल अलाउ द ब्लड टू पास, ब्लड यहाँ से पास होगा और ये वेसल्स जो है इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द स्टंट डज, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गया हमारा एक, विच इज परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ठीक है। इसको कॉमनली एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। द नेक्स्ट इंटरवेंशन इज इंट्रा आयोटिक बलून पंपिंग। इंट्रा आयोटिक बलून पंपिंग क्या है, बलून पोजिशनिंग डिसेंडिंग आयोटा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, डिसेंडिंग आयोटा में जो हमारा आयोटा है, यू कैन सी हेयर, पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं, अ मैकेनिकल डिवाइस दैट हेल्प्स द हार्ट बाय इन्फ्लेटिंग एंड डिफ्लेटिंग अ बलून इन द आयोटा टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड रिड्यूस हार्ट्स वर्कलोड, ठीक है। सो सी, अब ये आयोटा है हमारा, हमने क्या किया, वैसे ही हमने फेमोरल वेन से, देखो फेमोरल साइड से, वेन आर्टरी से, यहाँ पे हमने आर्टीरियल एंट्री ले ली एंड देन यहाँ पे हमने इस तरह से हमारे आयोटा वाले रीजन में, जो भी हमारा आयोटा वाला रीजन है, इसमें हमने क्या कर दिया, एक बलून प्लेस कर दिया, ठीक है। अभी पिछले वाले में पीटीसी में हमने क्या किया था, वो बलून को हमने रिमूव कर लिया था, है ना, वी हैव रिमूव्ड दैट बलून, बट इसमें हम बलून को रिमूव नहीं करेंगे, इसमें वो बलून अंदर ही रहेगा, ठीक है। और ये उस बलून का कैथेटर है, एज यू कैन सी, कैथेटर है उस बलून का। सो ये कैथेटर भी एज इट इज ही रहेगा और ये हमने इंसर्शन साइड दिखाई है। अब ये वर्क कैसे करता है, सी, अब हमारा जो बलून है वो आयोटा के अंदर है। आयोटा, एवरीवन ऑफ यू नो व्हाट आयोटा इज, तो वो हमारे हार्ट के आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी आयोटा उसके अंदर है, ठीक है। सो इन्फ्लेशन डायस्टोल, अब क्या होगा, द बलून इन्फ्लेट्स व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस, जब डायस्टोल स्टेट में है हार्ट, ठीक है। डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन, नो कॉम्प्रेशन इज हैपनिंग, रिलैक्सेशन में है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उस टाइम पे वो जो आयोटा में जो बलून है वो इन्फ्लेट हो जाएगा, ठीक है। The balloon inflate when the heart relaxes, increasing the blood flow to the coronary arteries, ठीक है। जब ये हमारा इंक्रीज आयोटा में ये बलून जो है इन्फ्लेट हो जाएगा when at the time of diastole। सी, जब हमारा हार्ट डायस्टोल में होता है यानी कि रिलैक्स स्टेट में होता है, तो उस टाइम पे जो ब्लड है वो हमारे हार्ट की वेसल्स को मिलता है, विच इज कोरोनरी वेसल्स, मतलब हार्ट को ब्लड मिल रहा है जब हार्ट रिलैक्स्ड है, ठीक है। तो अगर उस टाइम पे हम आयोटा में भी बलून को इन्फ्लेट कर देंगे, तो वहां से भी प्रेशर कम हो जाएगा एंड मोर ब्लड विल गो टू दी कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज मतलब हार्ट की आर्टरीज में ज्यादा ब्लड जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उस टाइम पे जो है ये इन्फ्लेट हो जाता है बलून, ठीक है। वहीं पे जब सिस्टोल है, व्हेन हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग और हार्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पुश कर रहा है ब्लड टू आयोटा, तो उस टाइम पे डिफ्लेट हो जाएगा, बिकॉज अगर उस टाइम पे इन्फ्लेट रहेगा तो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा ना, तो उस टाइम पे डिफ्लेट हो जाएगा जस्ट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में लिख रखा है, द बलून डिफ्लेट्स, the balloon deflates just before the heart contracts, reducing the workload and oxygen demand on the heart। workload और oxygen demand को कम करता है, ठीक है। so, इसलिए हम इंट्रायोटिक बलून पंपिंग को यूज करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है, कोरोनरी परफ्यूजन को बढ़ाता है, आफ्टर लोड को रिड्यूस कर रहा है, डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड सपोर्ट द फेलिंग हार्ट, ठीक है। सो अगर हार्ट फेलियर में पेशेंट जाने वाला है, कुछ भी ये सब कंडीशंस हैं, सो उस टाइम पे हम ये यूज करते हैं। दिस इंट्रायोटिक बलून पंपिंग इज बीइंग यूज्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। सो वही इन्होंने यहाँ पे सेम चीज बता रखी है, दैट व्हाट इज डायस्टोलिक इन्फ्लेशन। डायस्टोलिक इन्फ्लेशन क्या है, आयोट बलून इन्फ्लेट्स ड्यूरिंग इंक्रीज इन आयोटिक प्रेशर, इंक्रीज कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन, ठीक है। सो जब वो बलून इन्फ्लेट कर रहा है तो कोरोनरी आर्टरी आयोटा का प्रेशर बढ़ा रहा है, आयोटा का प्रेशर बढ़ रहा है मतलब उसमें ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड कहाँ जाएगा, कोरोनरी आर्टरीज में जाएगा, ठीक है। और कोरोनरी आर्टरी का परफ्यूजन बढ़ रहा है मतलब मोर ब्लड इज देयर इन कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सिस्टोलिक डिफ्लेशन, अभी डिफ्लेट हो जाएगा, बलून रैपिडली डिफ्लेट्स बिफोर सिस्टोल, डिक्रीजिंग द वर्कलोड ऑफ द हार्ट।
यूज कहाँ होता है? कार्डियोजेनिक शॉक में यूज होता है, सीवियर हार्ट फेलियर में यूज होता है, या फिर रिकवरी फ्रॉम कार्डियक प्रोसीजर। सो उन सब केसेस में ये यूज होता है। तो यहाँ पे हमने डिफ्लेट कर दिया, इधर इन्फ्लेट कर दिया, एंड दिस प्रोसीजर इज नोन एज इंट्रा आयोटिक बलून पंपिंग। नेम इज itself suggesting that it is the balloon pumping in the aorta. ठीक है, so today we have discussed about various conditions such as hypertension. We have seen hypertensive disorders, we have seen cor pulmonale, then we have seen coronary artery disease, in which we have discussed arteriosclerosis and atherosclerosis. Then we have seen angina pectoris, we have seen few coronary artery intervention which is PTCA and intra-aortic balloon pump. अभी हम और भी बहुत सारी चीजें करेंगे, बहुत और भी coronary intervention करेंगे। इन कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ठीक है, सो ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सो आई होप आपको समझ आया होगा जो भी आज हमने डिस्कस किया। जिन्होंने पुराना लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर पुराना लेक्चर भी देख लीजिए, एंड प्लीज डू कीप वॉचिंग द वीडियोज रेगुलरली, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग द वीडियो सो दैट योर कॉन्सेप्ट्स गॉट क्लियर वेरी इजीली। थैंक यू सो मच।